नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राजपूत वंश। देखिए जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं राजपूत वंश से मैंने एक साथ सब पीडीएफ में कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो हाईलाइट करते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। तो राजपूत वंश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। व्यूज़ पे मत ध्यान दीजिए, व्यूज़ कितने भी हों इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपके काम की चीज़ यहाँ पे है कि नहीं है, बस इस पर गौर करिएगा, ठीक है। क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले। अब राजपूत वंश पढ़ेंगे तो पहले ये जान लेंगे ना कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए सबसे फेमस कहानी क्या है कि जो चंद्रबरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के जो एक कवि थे, दरबारी कवि थे, तो इन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज रासो लिखा, जिसके अनुसार क्या बताया इन्होंने कि परमार हैं और प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ठीक है, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, मतलब जिन्हें क्या है जिन्हें मतलब आबू पर्वत पर एक वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया है और उस अग्निकुंड से ये जो राजपूत हैं ये निकले हैं, ठीक है। समझ रहे कि नहीं, एक मतलब यज्ञ हुआ है और यज्ञ से निकले हैं राजपूत, ये बताया है किसने, चंद्रबरदाई ने। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग सबके तथ्य हैं। जो एक कर्नल टाड है, ठीक है, कर्नल टाड, इन्होंने क्या कहा है ये समझ लो। इन्होंने कहा है, कर्नल टाड ने क्या कहा है, ये देखो कर्नल टाड, इनके अनुसार क्या है कि राजपूत जो है शक और कुषाण तथा आदि विदेशी जातियों की संतानें थे, ये बताया है राजपूतों के बारे में। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तथा डी.आर. भंडारकर, इन्होंने क्या बताया कि राजपूत को इन्होंने विदेशी माना है, राजपूत विदेशी थे, ठीक है। और वी.डी. चट्टोपाध्याय ने क्या कहा कि सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज थे। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो पहले कुषाण और शक थे इनके सामंत ये हो सकते हैं राजपूत, ये माना है किसने, वी.डी. चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। और कनिंघम ने क्या माना है, राजपूतों को यूची कुषाण जाति का वंशज मानते हैं, कनिंघम। देखिए ये आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर के मैंने सारे उठा लिए हैं। तभी देखिए कल क्लास नहीं आए थे, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है, इसको एक जगह व्यवस्थित करने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। जब हम लोग किसी स्पेशल बैच के तौर पर जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए स्मिथ ने क्या कहा इनके बारे में। स्मिथ ने कहा कि राजपूत जो है आदिम जाति से गोंड, खरवार, भर आदि के वंशज थे। तो स्मिथ ने भी इसमें टांग अपनी लड़ाई है, ठीक है, टांग अड़ाई है। अब देखते हैं सबसे पहला वंश देखते हैं राजपूत, ये है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। फिलहाल अपने यूपी पीईटी के एग्जाम में, बाकी आप बड़े से बड़े एग्जाम देने वाले, वहाँ तो कुछ भी आ सकता है। ये बैच स्पेशल तौर पे क्या है, यूपी पीईटी का। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो हैं, पुलकेशिन द्वितीय, इनका एक ये लेख है एहोल अभिलेख या लेख कह लें। इसमें गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है, ठीक है। तो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, ये पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल लेख है उसमें, ठीक है। और इस वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, हरिश्चंद्र नामक राजा ने, ठीक है। क्या हो रहा है यार, ये हरिश्चंद्र नामक राजा ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर सन लिखा हुआ है, लेकिन सन पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सन में मतलब क्या हो कि किसी में अलग है, किसी के में कुछ और है, किसी में कुछ और है। तो यहाँ पे 730 से 756 ईस्वी तक जो है इनका शासन माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को ये जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। नागभट्ट प्रथम ने अरबों से लोहा लिया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और इसने जो है, जो नागभट्ट प्रथम है, इसको मिलेच्छ का नाशक कहा जाता है, नाशक, ठीक है। ये एक ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है। ग्वालियर अभिलेख मिला है एक, जिसमें बताया गया है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है वो है नागभट्ट प्रथम। और मिलेच्छ को उसका नाश करने वाला बताया है, मिलेच्छ वही हूण, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बैठता है, ये वत्सराज गद्दी पे बैठता है। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन के बाद जो उसकी मृत्यु होती है तो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है, जिसमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी तरफ से एक जाते हैं, एक पाल वंश की तरफ, एक राष्ट्रकूट वंश की तरफ से, 3 लोग दल लड़ते हैं, जिसमें से वत्सराज जो होता है ये युद्ध वत्सराज के समय में शुरू होता है। तो वत्सराज गद्दी में बैठता है 780 ईस्वी में।
और जिसने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया है। देखिए अगर देखा जाए तो अंतिम में जो 300 साल तक ये त्रिपक्षीय युद्ध या त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, जिसमें अंतिम रूप से जो है प्रतिहार वंश ही जीता था। राष्ट्रकूट शासक पराजित हुआ था और वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, गद्दी पर बैठा और चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। देखिए जो वत्सराज है, अगर ये क्वेश्चन बने कि जो प्रतिहार वंश है, तो इसमें अगर साम्राज्य विस्तारक के रूप में अगर देखें वास्तविक संस्थापक तो वत्सराज को माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, पेज खत्म हो गया, आगे देखते हैं। देखिए मुंगेर के समीप धर्मपाल को भी इसी ने हराया था और राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय को भी ये पराजित किया था। ठीक है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक जो प्रतापी एवं महान शासक था उसका नाम था मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज। लेखों के अतिरिक्त कल्हड़ तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो मिहिर भोज है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि मिहिर भोज जो है सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, प्रतिहार वंश का, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। और इसका नाम दंत कथाओं में प्रसिद्ध है। दंत मतलब इसकी जो है मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना या उनकी मतलब योद्धाओं के बारे में, ठीक है, वीरता के बारे में, मतलब ये दंत कथा मतलब ये हो गया। और भोज को अपने समय के दो प्रबल शक्तियों यानी पाल नरेश और देवपाल राष्ट्रकूट नरेश जो है ध्रुव ने से पराजित होना पड़ा था। ये राष्ट्रकूट ध्रुव जो वही है धारावर्ष जो उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये जो भोज है ना, इसको दो लोगों से हार का सामना करना पड़ा था। एक तो जो पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। और मिहिर भोज ने, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, क्योंकि मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो जहाँ पर मैं हाईलाइट करते चलूँगा वहाँ तक मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिहिर भोज ने आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की थी। ठीक है, मिहिर भोज ने आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की थी। ठीक है, अब देखो क्या है कि मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र जो है महेंद्रपाल, यहाँ पे मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासन करता है और जिसने मगध और उत्तरी बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार किया है। ठीक है, ये महेंद्रपाल, और इसकी उपाधियां जो है परम भट्टारक, महाराजा धिराज और परमेश्वर थी। ठीक है, और इसने देखिए राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को किसने पराजित किया था? महेंद्रपाल, जो मिहिर भोज का पुत्र था। जो मैं बता रहा हूँ इसको हाईलाइट करते चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि दिक्कत आपको स्क्रीनशॉट लेने में नहीं आएगी, क्योंकि मैं साइड में हूँ। ठीक है, आपको सब कुछ सही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ही नहीं लेंगे, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए, उसके बाद आप जितना चाहे उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, किंतु कश्मीरी शासक से हारा था, ये कश्मीरी शासक से हार गया था। देखिए इसकी राजधानी क्या थी? इसकी जो राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर लिखा हुआ है। ठीक है, जो उसके गुरु थे, जिसने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा पुस्तक लिखी है। तो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये राजशेखर ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, और ये राजगुरु थे किसके? महेंद्रपाल के। ठीक है, और इसके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, महेंद्रपाल के बाद महिपाल शासक बना। ये महेंद्रपाल के बाद क्या हुआ? महिपाल शासक बना। ठीक है, और इसके शासन काले बगदादी निवासी अल मसूदी आया था, अल मसूदी। और दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने की थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आता है बहुत ज़्यादा। और 1018 ईस्वी में जो महमूद गजनवी जो है, इन्होंने क्या था, इसने क्या कहते हैं, कमज़ोर शासक था। ठीक है, राज्यपाल को हराकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, और राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल, जो राज्यपाल का जो पुत्र था उसके बाद मतलब जो पराजित कर दिया। राज्यपाल का जो पुत्र आया त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन पाल, उसको भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित हुआ। ठीक है, वो भी पराजित हो गया था। और इस प्रकार प्रतिहारों का अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिहार वंश। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जो लोग जैसे कि राजपूत वगैरह हैं, ठीक है, तो हो सकता है उनके मन की बात कुछ ना बताई जाए, कुछ हो ऊपर नीचे हो सकता है, तो लोग नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों के कमेंट में मैंने पढ़े हैं। तो वहाँ पर लोग नाराज़ भी हुए थे कि आपने ये बताया, आपने ये बताया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग पढ़ाई के हिसाब से देखेंगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अन्यथा हम लोग और भी चीज़ नहीं लेंगे। यहाँ पर गढ़वालों का मूल निवास स्थान
विंध्याचल का पर्वतीय वन्य प्रांत माना जाता है। लगभग 1080 से 1085 के मध्य चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव रखी थी कन्नौज में। ठीक है, तो ये चंद्रदेव रखो, यहाँ पर हाईलाइट करो, चंद्रदेव बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने नींव रखी थी या किसने स्थापना की थी, तो ये चंद्रदेव ने की थी। ठीक है, और दिल्ली के तोमरों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की थी। दिल्ली में अगर देखिए सबसे पहला जो राजवंश था वो तोमर का ही माना जाता है। ठीक है, और देखो चंद्रदेव का पुत्र था मदन पाल। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें आज। चंद्रदेव का पुत्र था मदन पाल को तुर्क आक्रमणकारी ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया था। ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी ने कन्नौज पर आक्रमण करके चंद्रदेव का जो पुत्र था मदन पाल उसको बंदी बना लिया था, और उसके पुत्र गोविंद, और जानते हो क्या हुआ, फिर उसके पुत्र गोविंद चंद्र को कड़े संघर्ष के बाद उसने जो है मुक्त भी करा लिया था। जो चंद्रदेव था मदन पाल, एक मिनट, चंद्रदेव का पुत्र मदन पाल, कुछ उल्टा लिख दिया क्या? एक सेकंड को देखना पड़ेगा, उल्टा लिख दिया क्या? ये चंद्रदेव का पुत्र मदन पाल था। ठीक है, हाँ ठीक है, चंद्रदेव को बंदी बना लिया था, फिर मदन पाल ने इसको क्या कहता है, पुत्र गोविंद चंद्र ने मदन पाल को, देखो मदन पाल को क्या हुआ था कि आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके उसको बंदी बना लिया था। फिर मदन पाल का पुत्र था गोविंद चंद्र, तो गोविंद चंद्र ने इसको छुड़ा लिया था। ठीक है, और फिर आता है गोविंद चंद्र, फिर गोविंद चंद्र गद्दी बैठता है। फिर इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था उसका नाम था गोविंद चंद्र, और इसने आधुनिक जो पश्चिम बिहार है वहाँ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक समस्त भाग को अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया था। मतलब जो हर्ष के समय जो कन्नौज पर जो एक प्रभुत्व था वही गोविंद चंद्र ने हासिल कर लिया था। हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज पर जो एक प्रभुत्व था वही हासिल कर लिया था गोविंद चंद्र ने। ठीक है, उसने पालों से मगध जीता और मालवा पर अधिकार कर लिया था। गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री जो था वो लक्ष्मीधर, जो शास्त्रों का बहुत बड़ा जानकार था। ठीक है, और इसने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। गोविंद चंद्र का जो है एक मंत्री था लक्ष्मीधर, जो शास्त्रों का प्रचंड पंडित था, और उसने कृत्यकल्पतरु की नामक ग्रंथ की रचना की थी। और गोविंद चंद्र के पश्चात उसका पुत्र विजय चंद्र शासक बनता है। विजय चंद्र शासक हुआ, और इसके शासनकाल में सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हुआ था। ठीक है, आगे देखो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे, बाद में अपना पढ़ते रहिएगा। देखिए, अब आता है जयचंद। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, और उसका समकालीन कौन था? दिल्ली तथा अजमेर का चौहान वंश एक था, वहाँ पर नरेश, चौहान वंश का नरेश या चौहान वंश का राजा कह सकते हैं, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, ये जयचंद का समकालीन था, और आख्यानों के अनुसार जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण जो है पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया था। जयचंद ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया। ठीक है, देखिए ये आपने कहानी सुनी होगी संयोगिता वाली, तो इस संयोगिता वाली ही कहानी है जो जयचंद की लड़की थी संयोगिता, और इसको पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसका मतलब जो है भगा ले गए थे वो। तो इसके बाद काफ़ी जो है इनमें शत्रुता थी इन दोनों में। ठीक है, तो ये सब कहानी बेकार की है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, तुर्कों को हराने के बाद क्या हुआ कि जो जयचंद ने है राजसूय, ये राजसूय लिखा है, राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ वो होता था मतलब जैसे कि आप इसे समझो राज्य अभिषेक के दौरान जो यज्ञ होता था उसको बोलते थे राजसूय अभिषेक। ठीक है, ऐसा समझो। जयचंद्र के दरबार में प्रख्यात कवि श्रीहर्ष रहता था। ठीक है, जिसने नैषध चरित और खंडन खाद की रचना की थी, और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा वह पराजित हो गया था। ठीक है, जयचंद्र की कहानी खत्म। अब आते हैं दिल्ली का चौहान वंश। दिल्ली का चौहान वंश समझ लो। देखिए, ये एक साथ लाने में बहुत मेहनत लगी है, और आप लोग क्या करते हो, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में भागते हो। व्यूज़ नहीं है तो आप लोग छोड़ के चले जाते हो। पता नहीं यहाँ तक आप लोग देखो कि नहीं देखो। दिल्ली का चौहान वंश, चौहान वंश की अनेक शाखा जो थी, जो शाकंभरी थी, शाकंभरी। ठीक है, अजमेर के पास शाकंभरी शाखा का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, वासुदेव संस्थापक था, और इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासक जो थे ना, उनके सामंत थे ये। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में
वाक्पतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। उसके पुत्र सिद्धराज ने अपने राज्य का विस्तार करके महाराजा राज की उपाधि धारण की। यार एक बात बताने भूल गया मैं आपको, देखो जो राजपूत हैं, राजपूत जो चले वो अभी तक हैं, लेकिन राजपूत का शासन जो है अकबर के समय में भी था। लेकिन जहाँ पर हम लोग जो राजपूत वंश पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि पूरे भारत में राजपूत ही फैले हुए थे, ठीक है, ये यहाँ पर मतलब है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको राजपूत वंश कहते हैं। ऐसा नहीं कि आगे राजपूत वंश नहीं आते हैं, आगे भी चलते रहते हैं, ठीक है। मेवाड़ के शासक वगैरह थे अकबर के समय में, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर भी थे। लेकिन ये है ना, ये एक पीरियड था इनका, राजपूतों का ये पीरियड था जहाँ पर पूरे भारत में राजपूत फैले थे, हर जगह है कोई ना कोई वंश चल रहा था, ठीक है। टोटल 14 बताते हैं कि अग्निकुंड से 14 राजपूतों का जो है जन्म उपजे थे, ऐसा तो समझो कि 14 जो है राजपूत उपजे थे वहाँ से, अग्निकुंड से। देखो, सिद्धराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ। और देखिए ये नाम बता रहा हूँ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ लेगा कि किस वंश के थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इनको लिखा है। और जिसने मृग कच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया, विग्रहराज द्वितीय ने, ठीक है, आशापुरी देवी जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था। और पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया, ठीक है। तो अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी, जो पृथ्वीराज प्रथम के बाद उसका पुत्र था। अजय राज का उत्तराधिकारी कौन था? अर्णोराज अजय राज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है ये, ठीक है। इसने क्या किया था कि अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था, ठीक है। जितनी भी आपको दिख रही लाइनें ना, सारी जितनी भी लाइनें हैं, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन बने हैं और मैंने सभी को उठा के PDF में बना दिया है। अर्णोराज का पुत्र जो है विग्रहराज चतुर्थ अथवा वीसल देव चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, और इसकी सबसे बड़ी सफलता थी तोमरों की स्वतंत्रता समाप्त करके अपना सामंत बना लिया था, ठीक है। और हरकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। ये किसने? वीसल देव ने। देखिए वीसल देव, एक बात और, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, वहाँ पर कुछ संस्कृत के शब्द लिखे थे, ठीक है, वीसल देव के द्वारा ही थे वो, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक बार देखिए, हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना वीसल देव ने की थी। और ये अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या वीसल देव एक ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चौहान वंश का सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली शासक था ये। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना सोमदेव ने की थी, जो विग्रहराज का दरबारी कवि था। तो विग्रहराज जो का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव था, जिसने क्या किया था भाई साहब? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब बताओ, ये अगर क्वेश्चन आपसे अगर 1 लाइन में पूछ ले जाए, अगर कोई पूछ ले आपसे पेपर में, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए पूछ ले जाए कि सोमदेव किसका दरबारी कवि था, तो आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे विग्रहराज, ठीक है, जिसका नाम क्या था? वीसल देव, दूसरा नाम था। 1178 ईस्वी में सोमेश्वर का पुत्र इतिहास प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ था, ठीक है। और कथाओं में उसे क्या कहा गया है? राय पिथोरा कहा गया है पृथ्वीराज चौहान को। देखिए जो पृथ्वीराज चौहान हम लोग सुनते हैं ना, जयचंद्र संयुक्ता वाली कहानी, वो पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। और देखिए उसने क्या किया था? बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमारी देव को 1182 ईस्वी में एक रात्रि अभियान में पराजित किया था, जिसके सैनिक थे आला और उदल। तो आला और उदल किसके प्रसिद्ध सैनिक थे? तो ये थे, देखिए, परमार्दी देव के प्रसिद्ध सैनिक थे। और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध हुआ था इसके साथ, एक रात्रि युद्ध था और जीत गया था। तो सैनिक बहुत ही वीरता से लड़े थे, आला उदल। इस पे आला आपने सुना भी होगा, तो ये यही सैनिक थे, आला और उदल, ठीक है। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था। संभवतः परमार को राजकुमारी हुआ, क्या था कि परमार राजकुमारी थी एक, उसके विवाह से प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था ये। तो 1186 में पृथ्वीराज तृतीय से गुजरात के चालुक्य शासक जो था भीम द्वितीय, उसका युद्ध हुआ था। और 1191 में आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें वह मोहम्मद जो गौरी था वो पराजित हुआ था, और ये अपनी तुर्रम खाई के चक्कर में बाद में मारे भी गए थे, ठीक है। मतलब क्या है कि ये चाहता पृथ्वीराज तृतीय मार सकता था, लेकिन क्या होता था कि भैया पीठ पे वार नहीं करेंगे, वो जाता है, बाद में तैयारी करके आता है, फिर अगले साल तैयारी करके आता है, फिर इनको पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करता है। तो अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का युद्ध फिर से हुआ। ये ओवर कॉन्फिडेंस थे, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा, और इसके बाद तुर्की राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो जयचंद था उसने ही इन्वाइट किया था मोहम्मद गौरी को, ऐसा माना जाता है, क्योंकि दुश्मनी पक्की थी,
लड़की भगा ले गए थे, वो लड़की भगा के ले गया था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उसके लड़के गोविंद को अपनी अधीनता, देखिए गोविंद से थोड़ा इंप्रेस ये था कि जो पृथ्वीराज तृतीय था वो बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो उसके चक्कर में कुछ जो है मन इसका जो है हल्का हो गया होगा मोहम्मद गौरी का, और इसका लड़का था गोविंद, इसको अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा और अजमेर का शासक बना दिया था, ठीक है। पर कुछ समय बाद ही वहाँ पर विद्रोह हो गया था। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। आगे देखो अब आते हैं मालवा के परमार। देखिए 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया था, ठीक है, और वहाँ पर परमार शक्ति का उदय हुआ था, परमार शक्ति का। और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक कौन था? वो था सीयक या श्रीहर्ष, ठीक है। वो श्रीहर्ष अलग था, ये श्रीहर्ष अलग है, ठीक है। श्रीहर्ष। परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात करने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो एक योगदान है वो किसका है? उदयपुर प्रशास्ति तथा साहित्यिक स्रोत में नव साहस ई कचरित, ठीक है। ये जो है परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास बताता है, तो ये आप याद कर लेंगे। देखिए आप ना यकीन मानिए तो आप प्रीवियस रेके को क्वेश्चन उठा के देखिए, आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे राजपूत वंश से। फिर देखो वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष जो है वाकपति मुंज के, ठीक है, मुंज से जो है प्रारंभ हुआ था, और मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था, ठीक है। मुंज जो था शासक था एक परमार का, ठीक है, और उसके अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया, जिसमें धारा में निर्मित मुंज सागर झील और उसकी स्मृति में आज तक सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, वह महान प्रतिभा संपन्न कवि एवं विद्वानों का उद्यार था और देखिए संरक्षक था। इसके दरबार में अब यहाँ पे देखिए, इसके दरबार में पदिगुप्त, धनंजय और धनिक, हलायुद्ध आदि विद्वान रहते थे, ठीक है, मुंज के। और मुंज ने चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय को 6 बार हराया था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुंज ने है चालुक्य शासक था तैलप द्वितीय, उसको 6 बार हराया था, परंतु 7वें युद्ध में उसे बंदी बना लिया गया था, बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और इस वंश का सबसे, यहाँ देखिए ये वाला जो शासक है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ये क्वेश्चन बनेगा। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो था भोज, जिसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। और भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी एक ही वीडियो में। आते हैं चंदेल शासकों पर। देखिए आज के जो बुलंदखंड क्षेत्र में है, ठीक, आज का जो बुलंदखंड जो क्षेत्र है वहीं पर जो है चंदेलों का उदय हुआ था, और खजुराहो में उनकी राजधानी थी। खजुराहो मध्य प्रदेश के आसपास, मध्य प्रदेश में खजुराहो है ना, तो वहाँ पर उनकी राजधानी थी। और चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे, ये ध्यान रखिएगा। चंदेल जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, और इस वंश का प्रथम शासक था वो था नन्नुक। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि चंदेल के संस्थापक कौन थे, तो नन्नुक, ठीक है। और उसके पौत्र लिखा है, पौत्र यानी उसका पोता, ठीक है। उसके पुत्र जयसिंह अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्त कहलाया। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा, चेदी और मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार कर लिया था। और यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यशोवर्मन ने, तो खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, यशोवर्मन का पुत्र धंग इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। धंग के बारे में तो हल्का सा बात जानते हैं। धंग क्या था? देखिए, धंग ने क्या किया था कि एक ऐसा था कि भटिंडा के एक शासक थे, इसका नाम था जयपाल। यहाँ पर देखो लिखा क्या है, राज्यपाल नहीं जयपाल, ठीक है, जयपाल लिखा होना चाहिए था। भटिंडा के जो शासक थे जयपाल, तो इसमें क्या था कि ये जो सुबुकुद्दीन, ठीक है, इसके विरुद्ध क्या गया था, धंग ने हिंदू जो राजा थे उनका एक संघ बनाया था, बाद में इसके साथ जो है सामना किया था इसके साथ। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदू को जो है हिंदू राजाओं का संघ बनाया था धंग ने, किसके? भटिंडा के शाही जो जयपाल की सहायता के लिए, ठीक है। और देखिए, धंग ने जो है जिगनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ,
ये सब मंदिर धंग ने बनवाए और धंग के बाद उसका पुत्र गुंड जो है राजा हुआ था। चंदेल वंश अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? परमादिदेव अथवा परमाल, ठीक है, जिसमें 1182 में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर दिया था, मैंने पढ़ाया ऊपर। और महोबा पर तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया था, कालिंजर पर, ठीक है। अगला पेज, एक वीडियो में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। गुजरात, अब यहाँ पर देखते हैं गुजरात का अनिवार्य चालुक्य वंश जो है भी और पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अलग अलग चालुक्य थे। देखिए गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था मूलराज प्रथम। गुजरात के जो चालुक्य वंश गुजरात का जो चालुक्य वंश था अनिर्वाण, ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। और उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिवाड़ में, ठीक है, मिला लिया था और उसको राजधानी बनाया था। और इस वंश के शासक जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। देखिए इसमें जो भीम प्रथम था, चालुक्य शासक का भीम प्रथम, इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, ठीक है, इसमें ये हरा भी दिया था भीम ने। तो ये भीम प्रथम था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। जब सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट पहली बार हुई थी किसके? महमूद गजनवी के द्वारा 1025 में। फिर इसने जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया था भीम प्रथम ने। तो उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और देखो 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय, ठीक है, भीम द्वितीय जो है ने विफल कर दिया था। जब मोहम्मद गौरी आया था तो भीमदेव द्वितीय था और मोहम्मद गजनवी था तो भीम प्रथम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखिए सिलेबस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है। चालुक्य वंश, ये देखो चालुक्य वंश वातापी के जो चालुक्य जो शासक थे, संस्थापक थे, उसका नाम क्या था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो था ये चालुक्य वंश का वातापी जो है, वातापी वाला, उसका संस्थापक था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराया था उसके बाद दक्षिणा पृथ्वेश्वर और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ऐहोल अभिलेख जो है वो रविकीर्ति द्वारा लिखित है, ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय में था। एक है चालुक्य वंश कल्याणी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी जाए यार, मुंह बहुत सूख रहा है। देखो ये क्या है? कल्याणी के चालुक्य जो चालुक्य है उसके वंश की स्थापना किसने की थी? तेलव द्वितीय ने, जिसको 6 बार हराया गया था, ठीक है। तेलव द्वितीय की राजधानी क्या थी? मान्यखेट इसकी राजधानी थी। और चालुक्यों का जो पारिवारिक चिन्ह था वो क्या था? वाराह, ठीक है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था विक्रमादित्य षष्ठ। इसने विल्लण, इसके दरबारी कवि कौन थे? विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे, या दरबारी जो है विद्वान थे विल्लण और विज्ञानेश्वर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। अब कुछ है क्या? अभी तो बहुत कुछ है, अभी थोड़ा बचा होगा, बस थोड़ा और है, बस सिस्टम मेरा धोखा ना दे, क्योंकि ये बंद हो जाता है बीच बीच में, तो बहुत दिक्कत होती है। पाल वंश, देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण शासक जो अलग हटके हैं थोड़ा है। देखिए जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल वंश आया था, एक तरफ से बंगाल तरफ से पाल वंश, और जब गुजरात तरफ से जो था वो था क्या था, मैंने बताया था अभी आपको, एक मिनट बना के देखता हूँ मैं। यहाँ पर ये पाल वंश था, ये राष्ट्रकूट यहाँ नीचे से आए थे, और यहाँ से आया था प्रतिहार वंश, ठीक है, तो ये लोग आए थे। तो यहाँ पर जो पाल वंश था, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है, और जिसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। तो देखो ये अन्य महत्वपूर्ण शासक में पढ़ रहे हैं, अन्य महत्वपूर्ण वंश में पढ़ रहे हैं हम, पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक का नाम क्या था? गोपाल, और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने विक्रमशिला, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और देवपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको, मुझे पता है। अब देखते हैं पल्लव वंश। देखिए वो पहला वंश था, ये पल्लव वंश है जो मैंने इससे पहले बताया था, मैंने बताया भी था, मैंने लिख के मैंने बताया था मैंने आपको। पल्लव वंश, देखिए श्री विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। ये संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नाम है, उनका याद रखिएगा। तो श्री विष्णु जो था वो पल्लव वंश का संस्थापक था, और इसकी राजधानी क्या थी? कांची। और देखिए महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर का निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, ठीक है। तो रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। और कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव द्वितीय ने। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और पल्लव वंश का अंतिम शासक क्या था? अपराजित। ठीक है, अपराजित। ये आपका हो गया पाल वंश। देखिए मेरे कोशिश यही रही है कि कोई भी चीज़ छूटे ना। हालांकि सिलेबस में खाली आपको जो है राजपूत ही दिया है, ठीक है, लेकिन पढ़ाना सब पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर बाहर आ गया तो। राष्ट्रकूट वंश, देखिए दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की थी। दंती दुर्ग ने, ये राष्ट्रकूट वंश जो दंती दुर्ग है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का जो कृष्ण मंदिर है, कैलाश मंदिर है, उसकी जो स्थापना किसने कराई थी, निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने उसका निर्माण करवाया था। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु, जब मैंने बताया था आपको कि ध्रुव या धारावर्ष भी नाम इसका है, ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इसने। और राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेट या मणिकर। इंद्र तृतीय के समय अरब यात्री सुलेमान जो भारत आया था, और एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र है, ठीक है, गुहा मंदिर मतलब गुफा वाले मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। तो ये राष्ट्रकूट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो, क्या पता इसी से क्वेश्चन पूछ ले तब दिक्कत हो जाएगी। चोल वंश देखो, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। और इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर या तंजावुर। और इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा। और राजराजा प्रथम ने राजराजा प्रथम बहुत ही खतरनाक शासक था, ठीक है, इसने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार कर लिया था। और इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, राजराजा प्रथम ने। फिर इसके बाद क्या हुआ था? राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित किया। और फिर क्या हुआ कि गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। देखिए ये कहानी क्या है मैं बताऊं आपको। ये जो अभियान हुआ था बंगाल का, ये सिंपल खाली गंगा का जल लेने गए थे ये, ठीक है। उसके चक्कर में इन्होंने क्या किया था? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान कर दिया और वहाँ पर बहुत मारकाट हुई। बाद में पता लगा कि खाली गंगा जल लेने आए हैं और गंगा जल लेके वापस हो गए थे। और ये इनको लगा कि जो महिपाल को लगा कि सबको नष्ट कर देगा, बोला कि भाई अब क्या करोगे? तो बोले साइड हटो, हमें गंगा जल लेने दो, हमको जाने दो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाली गंगा जल के चक्कर में इन्होंने इतना युद्ध वगैरह कर दिया, ठीक है। तो फिर देखिए राजेंद्र चोल। अब फिर क्या हुआ कि राजेंद्र अपने आप मतलब राजेंद्र जो है अपने नाम का आगे चोल लाने लगे, तो राजेंद्र चोल नाम से फेमस हो गए, ठीक है। और विशाल नौसेना थी इनके पास, दक्षिणी पूर्व एशिया में विजय अभियान किए। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, राजेंद्र तृतीय, ठीक है। आगे देखते हैं, बस थोड़ा और साथ दे दीजिए लैपटॉप कि वीडियो लंबा बनाओ ना तो हैंग होने लगता है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे लग रहा है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, ठीक है, बंगाल में की थी इसकी स्थापना सामंत सेन ने, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? नदिया लखनऊती, ठीक है। और सैन शासक बल्ला सेन ने कुलीन प्रथा चलाई और इसने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। दान सागर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बल्ला सेन ने, ठीक है, बल्ला सेन ने। और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। एक और वंश बचा है मुझे लग रहा है कश्मीर का, हाँ ये वाला कश्मीर के राजवंश थोड़ा सा है, इसको भी देख लो, खत्म करते हैं। फिर 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। तो कारकोट वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? कश्मीर में दुर्लभ वर्धन द्वारा, ठीक है। और कारकोट वंश का महान शासक कौन था? ललितादित्य मुक्ता पीड़, ठीक है। और इसने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। और कश्मीर का इतिहास अगर पढ़ना है तो आपको कल्लड़ की एक पुस्तक मिल जाएगी, राज तरंगड़ी, उसको पढ़ लीजिए, आपको पूरा कश्मीर का इतिहास, ठीक है, मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका समाप्त होता है राजपूत वंश। बहुत लंबी क्लास नहीं है, 35 मिनट की क्लास लग रही है, ठीक है। 35-34 बहुत ज़्यादा लंबा ना होता, लेकिन हाँ अगर आप लोग ऑफलाइन में करते हैं या कहीं लाइव क्लास में बैठे होंगे तो ये कम से कम 3 से 4 क्लासेस ले लेगा, समझाने में, हंसी मजाक बनाने में, पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की कहानी बताने में। देखिए उससे ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है।
और जिससे क्वेश्चन सीधे सीधे फंसेगा। टाइम इतना है नहीं, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और कभी भी इसके एग्ज़ाम होने शुरू हो सकते हैं, समय नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बिना कोई फालतू की बकवास की। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो गई है। आज जो है हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, ठीक है, फिर नहीं मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत, बाद में मध्यकालीन भारत अलग है, आधुनिक भारत अलग है, ठीक है। हाँ, मध्यकालीन ही बोलेंगे उसको, आधुनिक भारत अलग होता है, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग कल जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो डाउट किसी चीज़ को लेके हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ तक अगर देखें तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर सुन रहे हो तो। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, और खूब सारा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।